कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आप डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। बट इससे पहले कि हम क्लास 12 स्टार्ट करें, हमें क्लास 11th की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। और आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक बनाई होगी। उसमें जाके आप अगर देखेंगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, और लास्ट सेक्शन जो आपने यहां पर पढ़ा है वो है आपका बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट। तो ये 3 सेक्शंस जो हैं वो क्लास 11th में हमने पढ़े हैं। बट इन 3 सेक्शन में ये सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3, ये दोनों सेक्शंस क्लास 12 शुरू होने से पहले हमें रिवाइज करना जरूरी है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर हम इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक बार वापस रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड क्लास 12 शुरू होने से पहले इसके ऊपर अपना एक स्ट्रेंथ बना लेंगे। बिकॉज इन इफेक्ट्स और इन रिएक्शन मैकेनिज्म की बेसिक स्टडी के बिना क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगेगी आपको। तो चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक्स और पेन्स उठा लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाइए और इस लेक्चर को देखते वक्त अपने नोट्स जरूर बनाइए। राइट, चलिए तो पहली हेडिंग हम डालते हैं एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ते वक्त आपने इन इफेक्ट्स को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। व्हाट वर द 2 साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? द 2 साइड्स वर, एक जिसको हमने बोला था टेम्पररी इफेक्ट और दूसरा जिसको हमने बोला था परमानेंट इफेक्ट। राइट। ये टेम्पररी और परमानेंट की कहानी कुछ आपके और आपके दोस्त के बीच की कहानी है जो कनाडा में रहता है। राइट। तो कनाडा से आया है आपका दोस्त और आके उसने 4 महीने के लिए आपके घर पे डेरा जमा लिया है। अब आप सोचो 4 महीने तक वो दोस्त जो कि बहुत ही मस्तीखोर है, वो अगर आपके घर पे रह जाए तो वो आपके शेड्यूल को परमानेंटली डिस्प्लेस कर देगा, है कि नहीं? क्योंकि मस्ती तो भाई हर एक के अंदर होती है, बस उसको ट्रिगर करने वाला कोई चाहिए। तो ये ट्रिगर करने वाला आपका दोस्त था जो 4 महीने तक आपके घर में रहा और आपके शेड्यूल को परमानेंटली डिस्प्लेस कर दिया। राइट। सिमिलरली वही दोस्त अगर सिर्फ आपके घर पे डिनर लेने के लिए आता है, हाँ, तो आपका 2 पल का जो शेड्यूल है वो बिगड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आपके घर से जाएगा, यू विल बी बैक टू व्हाट योर ओरिजिनल सेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है मेरे दोस्त, जिसके अंदर 2 तरह के इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं, एक है टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट। टेम्पररी के अंदर हम एक हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और परमानेंट के अंदर हम एक डालते हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। राइट। तो ये 3 इफेक्ट्स हम किसके अंदर पढ़ेंगे? परमानेंट के अंदर, और टेम्पररी के अंदर हम इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हम परमानेंट इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं और उसके अंदर सबसे पहला इफेक्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको स्टडी करने लगते हैं। राइट। अब
इंडक्टिव इफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का इंडक्शन हो रहा है, कंपाउंड के अंदर किसी चीज का इंडक्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इंडक्शन हो रहा है यहां पर, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट अराइजेस ड्यू टू electronegativity difference between what and what? Between the carbon and the bonded atom. तो जब जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तब तब आपके कार्बन और बॉन्डेड एटम के बीच में एक पोलैरिटी अचीव हो जाती है। क्या अचीव हो जाती है? पोलैरिटी, जिसमें या तो कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा या तो कार्बन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव आएगा। इट इज दिस और दिस। ये ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो बॉन्डेड एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करेक्ट? तो जैसे ही ये कार्बन और बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तुरंत आपके कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी? पोलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार ये पोलैरिटी आ गई तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो चुका है। क्या शुरू हो चुका है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके बेसिक पॉइंट्स सबसे पहले यहां पर नोट डाउन करिए। इट अराइजेस ड्यू टू कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कार्बन और बॉन्डिंग एटम के बीच में होता है। करेक्ट है? बट व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो वो आपको बहुत प्यारे तरीके से यहां पर एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेना है। तो चलिए फटाफट से इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए कि क्या है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपको इसके कीवर्ड्स बहुत ध्यान से लिखने हैं। इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ। मैं बहुत इंपॉर्टेंटली डिफरेंट कलर यूज करते हुए यहां पर लिख देता हूं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहां लिख दिया, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू the presence of polar covalent bond in the organic molecule. Right? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर फ्रेंड, ये जो यहां पर लिखा है इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करिएगा। किसकी वजह से आता है? ये आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब माय डियर फ्रेंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब कब बनेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब जब कार्बन जो है वो अपने बॉन्डिंग एटम के साथ बॉन्डेड तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है भैया? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो जब जब ये डिफरेंस आएगा तब तब एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब तब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अराइज हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। इतना सा सेगमेंट अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाने वाली है।
राइट। तो चलिए फटाफट से ये डेफिनेशन को लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन करिए। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमारे किसके लिए आता है, हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में आता है ड्यू टू द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कब अराइज होगा, तो वो 3 सेगमेंट्स में अराइज हो सकता है। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैन अराइज ड्यू टू 3 ways, right? What are those 3 ways? तो चलिए फटाफट से उन 3 तरीकों को यहां पर बढ़िया से टेबल बनाते हुए नोट डाउन करते हैं। देखिए, एक तरीका है जब कार्बन के साथ माय डियर फ्रेंड एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो बॉन्डेड है, सिंपल। दूसरा तरीका है जब कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपने तुरंत दिमाग लगा लिया होगा, सर अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा, बिकॉज ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी डेंसिटी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पुश्ड होगी, और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो देखो डेवलप हो गई ना पोलैरिटी, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कार्बन इज बॉन्डेड टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस वक्त डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ पुश्ड होगी, कार्बन की तरफ पुश्ड होगी तो कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सर ये 2 केस तो क्लियर थे, सर तीसरा केस भी बन सकता है। हाँ, ये तब बनेगा जब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्डेड हो। सर क्या बात कर रहे हो, सर मजाक कर रहे हो सर आप, सर कार्बन और कार्बन के बीच में कहाँ है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस? है मेरे बच्चे, है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है 11th के इन कॉन्सेप्ट्स को कि भैया जब कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है तो उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन का फर्क होना चाहिए। मतलब आपका एक कार्बन अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है और दूसरा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ड्यू टू द परसेंटेज s करेक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और मैं आपको बता दूं, एज द परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीजेस योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और उसके अंदर मैं यहाँ पर आपका वो ट्रेंड भी लिख देता हूं ताकि आपका 11th बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाए। दैट कार्बन विद एन sp3 hybridization is the least electronegative, carbon with an sp2 is more electronegative, and carbon with an sp is the maximum electronegative carbon। अब जब कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो माय डियर फ्रेंड आपके कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस आएगा, और जब वो आएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड 3 तरीके का, एक आपका कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड हो, दूसरा कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड हो, और तीसरा माय डियर फ्रेंड कार्बन कार्बन से बॉन्डेड हो बट उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस हो। करेक्ट है? तो ये जो खास बात है वो आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, और यही बेसिक्स हैं जो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीत दिलाएंगे मेरे दोस्त। अरे है कि नहीं? तो चलिए फटाफट से ये 3 सेगमेंट्स को लिख डालिए अपने नोटबुक में कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है।
ऑलराइट, फिर बात करते हैं कि इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के आते ही सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है। तो मैं यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 एंड यहां पर मैंने एक Cl ले लिया। अब अगर आप देखें तो बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ गया होगा कि सर आप फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जहां पर कार्बन इज बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा यूं कि आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगी तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रेंड जो कनाडा से आया था। अरे हाँ कि ना, याद आई कि नहीं वो कहानी, भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मस्तीखोर कौन, एटम कार्बन के साथ जुड़ गया। अब जब वो जुड़ गया तो माय डियर फ्रेंड उसने कार्बन से परमानेंटली उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू किया। अब जैसे ही उसने परमानेंटली कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू किया तो कार्बन एक पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन बोला अरे भाई इसने तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो उसने अपने दूसरे भाई को कॉल किया कि भैया क्या तेरे पास कुछ है जिससे मैं अपना इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर सकूं। तो बोला जी हाँ बिल्कुल है मेरे पास, मैं आपको यहां से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करके दे सकता हूं। तो पार्शियल पॉजिटिव यहां आया और पार्शियल पॉजिटिव यहां भी आया, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है तो यहां जो पोलैरिटी डेवलप हुई है उसके कंपैरिजन में इन दोनों कार्बन्स के बीच में जो पोलैरिटी है उसका डिफरेंस होगा, और इस कार्बन के ऊपर यस पॉजिटिव तो आएगा बट वो पॉजिटिव ये वाले पॉजिटिव से स्लाइटली लेस पॉजिटिव होगा। डू यू एग्री विद दिस, राइट? तो इसीलिए उसको मैंने पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव ऐसा लिख दिया, मतलब ये पॉजिटिव इज अ लेसर पॉजिटिव कंपेयर टू द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। करेक्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर अब दिक्कत आ गई, तो इसने तीसरे कार्बन से पूछा कि भैया क्या तू मेरे को कुछ हेल्प कर सकता है? तो बोला हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन जितना तूने उसको हेल्प किया उतना नहीं कर पाऊंगा। तो पार्शियल पार्शियल और एक और पार्शियल और उसके ऊपर पॉजिटिव। करेक्ट है? तो इस तरीके से आपकी क्या बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और किस तरफ होता है? इट इज मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें और अपनी डेफिनेशन को वापस जाके एक बार रिवाइज करें तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ चुका है, उसकी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और वो मूवमेंट माय डियर फ्रेंड परमानेंट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परमानेंटली हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर अटैच्ड है। बहुत ही प्यार से और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाइए, क्योंकि ये डायग्राम ही है जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद दिलाएगी। करेक्ट है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ शुरू हो गया। अब इसी के साथ मैं दूसरा डायग्राम भी बनाता हूं जहां पर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर CH3 CH2 CH2 एंड ये लिथियम के साथ बॉन्डेड है। किसके साथ? लिथियम। अब बच्चा जानता है कि लिथियम जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू कार्बन। तो हेंस अब होगा यूं कि कार्बन जो है वो इस लिथियम से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा। अब वो पुल करेगा तो इस कार्बन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चीज है वो आपको बहुत ध्यान से और बहुत अमेजिंग तरीके से समझनी है, राइट? अब अगर आप देखें तो इस कार्बन पे आ गया है नेगेटिव,
तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इस दोस्त ने बोला था ले भाई मैं तेरे को हेल्प करता हूं। अब जब उसके पास ज्यादा नेगेटिव आ गया है तो ये कार्बन बोलेगा भाई अब मुझे भी दे थोड़ा, तो वो कार्बन जो है इसकी तरफ भी पुश करेगा, बट जितना ये इस लिथियम से खींच पा रहा था उतना वो पुश नहीं कर पाएगा। सो हेंस इस पे नेगेटिव तो आएगा बट दैट विल बी अ लेसर नेगेटिव कंपेयर टू द कार्बन नंबर 1, राइट। सिमिलरली ये फर्दर पुश करेगा और पुश करके ये एक पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, तो देखो यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये बना आपका, अरे बना कि नहीं, तो इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या देखा, इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और ये वाले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव है और यहां कार्बन पे नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव है। मतलब मेरी कार्बन चेन के ऊपर इस केस में नेगेटिव चार्ज चल रहा है और इस केस में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। तो यहां से आपके इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स बन जाते हैं मेरे बच्चे। एक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और उसको प्लस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम माइनस आई से क्या मेरे बच्चे डिनोट करते हैं। बट यहां पर मैंने पर्पसली एक मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मिस्टेक ये है कि बच्चा कार्बन की पॉजिटिव चार्ज से प्लस आई को मैच कर देता है और कार्बन की माइनस चार्ज से माइनस आई को मैच कर देता है। इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ इट, बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन मेरे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है, पुल कर रहा है। तो बच्चा एक बैंक अकाउंट में से नेगेटिव चार्ज को मतलब पैसे को खींच रहा है, तो माय डियर फ्रेंड ये क्या बन जाएगा, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव आते ही इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड द अदर वे अराउंड जब कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन चेन पे जब नेगेटिव आ रहा है तब उसके ऊपर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज उस वक्त ये जो कनाडा से दोस्त आया है उसने इसके बैंक अकाउंट में पैसा डाला, इसने पैसा खींचा, इसने पैसा डाला। अब कोई दोस्त जब पैसा डालता है तो आपके बैंक पे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसीलिए पॉजिटिव आई, और जब वो खींचा तो आपके बैंक पे एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, इन दोनों डायग्राम्स को अपने दिमाग में बहुत बढ़िया से डालना। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। किस तरफ मूवमेंट होगा? इट इज द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन व्हाट माय डियर फ्रेंड, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वो मूवमेंट दो तरीके का, एक कार्बन चेन से क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आउटवर्ड हो रहा है, ऐसे इंपैक्ट को हमने माइनस आई बोला, और जो उसकी तरफ पुश कर रहा है, पुल इज माइनस आई, पुश इज प्लस आई। ये दोनों एक्चुअली में रिलेटिव टर्म्स है मेरे बच्चे, ये आपको ध्यान देना है। मतलब अगर मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखूं तो वो कार्बन चेन पे माइनस आई कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड नंबर 1 के अंदर अगर मैं कार्बन की तरफ से ही देखूं तो भैया कार्बन जो है वो क्लोरीन पे प्लस आई कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है क्लोरीन को। ऑन द अदर हैंड सेम कंपाउंड नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो लिथियम के एस्पेक्ट से देखूं तो कार्बन के ऊपर प्लस आई हो रहा है,
लेकिन कार्बन के एस्पेक्ट से देखूं तो वो लिथियम पे -I कर रहा है। सो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है मेरे बच्चे, आपको बस इतना सा चीज ध्यान में रखना है कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, करेक्ट। बट हम जनरली कार्बन जिस एटम से बॉन्डेड होता है ना उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको सब्जेक्ट बनाया तो उसके रिस्पेक्ट में ये -I ये +I, बस इतनी सी कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। अब जैसे ही आप इतना सा पढ़ोगे आपको तुरंत क्लिक होगा, अरे सर आपने जो बोला वो सही है, बट ये जो पुल या पुश की कहानी है वो कितने कार्बन तक हो सकती है? क्या ये इनफाइनाइट कार्बन तक पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, जी नहीं, ये इनफाइनाइट कार्बन तक नहीं होगा। देखिए हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं दैट द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू the more electronegative और less electronegative atom, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, और बीटा के साथ जो नेक्स्ट होता है उसको हम लोग गामा कार्बन बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इट डिमिनिशेस मतलब कि भाई खत्म नहीं हो जाता है, बट उसका इफेक्ट जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। सो इट डिमिनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन, या फिर मैं थर्ड कार्बन ना बोल के गामा कार्बन बोल सकता हूं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से गामा कार्बन तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। जैसे जैसे और दूर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो डिमिनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन, या तो ऐसा लिख लो, या फिर मैं अगर इसको और टेक्निकल करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इट डिमिनिशेस as the distance from polar covalent bond increases। जितना पोलर कोवलेंट बॉन्ड से दूर जाते जाएंगे उतना ये इफेक्ट डिमिनिश होता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। प्लीज इन सीरीज को नेटफ्लिक्स की तरह नहीं, एकेडमिकली देखिए और अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, तभी आपको इन वीडियोस का इंपैक्ट पता चलेगा। राइट, परफेक्ट, चलिए ऑलराइट। तो कहानी यहां पर आके रुकती है कि -I और +I तो समझ में आया सर, कि -I कौन करते हैं, +I कौन करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कार्बन के साथ हैं वो -I करेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो +I करेंगे। बट सर क्या ऐसा एक ही ग्रुप है जो -I कर सकता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। उसी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां आपको एक हेडिंग दिखेगा कि भैया -I करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब ध्यान देना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको EWG ऐसे नोट डाउन करवाएंगे। सिमिलरली जितने भी +I करते हैं, कार्बन के ऊपर जितने भी +I करेंगे उन सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो EWG एंड EDG बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो ग्रुप्स हैं दे कैन बी आइदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी एक दूसरे के रिलेटिव में क्या है भैया? डिसाइडेड है। और ये डिसीजन जो है वो कौन से एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लिया गया है? तो भैया बच्चा जानता है ऑलवेज हाइड्रोजन हैज बीन आवर फेवरेट टू डू व्हाट? टू डू आवर कंपैरिजन ऑफ एनी सीरीज।
तो हेंस हम आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं कि ये सीरीज किस तरीके से बनी है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये सारे ग्रुप्स हैं और ये सारे ग्रुप्स आपको ऑर्डर में ही लिखने हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो पहला कंपाउंड, पहला ग्रुप ऑफ एटम्स, उसके बाजू में एक एरो है। ये एरो ये बता रहा है कि भैया ये स्ट्रॉन्गर ग्रुप है और ये उससे वीकर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये उससे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वीकर, ये वीकर एंड वीकर एंड वीकर एंड वीकर एंड लास्ट में यहां पर माय डियर फ्रेंड देयर इज हाइड्रोजन, राइट। तो ये पूरी सीरीज आपको नोट डाउन करनी है। एक दो बार इस सीरीज को आप देखेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को क्रैक कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक देता हूं। देखिए, ट्रिक में अगर आपको दिखेगा तो पहले 4 जो है वो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स दिखेंगे और उसमें भी पहले 3 जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो बच्चा, नाइट्रोजन पे जब भी पॉजिटिव आ जाए समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चुका है। फिर आप देखेंगे तो साइनाइड ग्रुप आ गया, फिर SO3H सल्फोनिक ग्रुप आ गया एंड देन यू विल सी दैट कि उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड शुरू हो गए। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल हैलाइड एंड अमाइड, राइट। तो साइनाइड, सल्फोनिक, फिर उसके बाद सारे कार्बोनिल सीरीज के अंदर एंड देन कम्स दी हैलोजन वाला पार्ट। तो देखो, ये है कुछ हैलोजेंस, फिर है आपका अल्कोहल, फिर है आपका ईथर, देन देयर इज अमाइन, फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, दिस इज योर फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप इज अ मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कंपेयर्ड टू एल्कीन्स। देख रहे हो, तो एल्कीन्स और फिनाइल एंड देन लास्ट में आपका बेसिकली हाइड्रोजन, राइट। तो ये सीरीज जो है वो डिफरेंट बुक्स में जब आप देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ एक आध 2 ग्रुप ऑफ एटम्स जो है और एडेड मिले या सब्ट्रैक्टेड मिले। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इतना इलैबोरेटिव सीरीज नहीं है, उसमें उन्होंने सिर्फ इतनी ही चीजों को रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए यूज होंगी। जैसे कि मैं अगर आप यहाँ पर आपको बताऊं तो ये जो हैलोजन वाला सेक्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत। उसके अलावा NO2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और उसके अलावा फिनाइल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ये 3 सेगमेंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में 2 सेगमेंट आएंगे, एक मेटल्स होंगे और दूसरे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। अब बच्चा जानता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो 3 तरीके का होता है, एक है टर्शरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है प्राइमरी और चौथा जो है वो मिथाइल, राइट, टाइप की बात करें। और फिर लास्ट में आपका यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन के रिलेशन में सब कुछ चल रहा है, तो लास्ट में यहाँ पर मिनिमलिस्टिक प्लस आई जो है वो हाइड्रोजन का आएगा, right? So take few seconds of your life and try to draw this series into your notebook and make it very neat, keep it very neat so that whenever you refer your notes, आप अपने notes को देख के proud feel होने चाहिए, right? So giving you again 10-20 seconds, please note down the board and फिर उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब हमने ये पढ़ तो लिया सर, समझ में भी आ गया, बट सर इसका एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट इज बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट का इंपॉर्टेंस। इसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। बहुत जगहों पे ये स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो यूज होता है। Stability of various intermediates, stability of conjugate bases of an acid, stability of conjugate acids of a base, और उसके वजह से हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो पता चलता है। जो जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिच होता जाएगा हम आपको ये प्लस आई और माइनस आई किस तरीके से यूज करना है वो हम आपको बताते जाएंगे। बट इन द मीनवाइल कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे और उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे ताकि आपका इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस किस तरीके से और किस तरीके से माइनस आई और प्लस आई जो है आपको यूजफुल रहेगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए।
क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर के ऊपर बात हो रही है। चलिए, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पहले सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सिस्टम के अंदर देयर इज फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड का आयन एंड ब्रोमो एसिटेट आयन, ब्रोमो एसिटेट, क्लोरो एसिटेट एंड फ्लोरो एसिटेट आयन। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस। सबसे पहले आप देखेंगे कि इन आयंस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चा ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एक सुपर ट्रिक आपको मैं देने जा रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपने उस नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नेगेटिव चार्ज को चाहिए कि कोई उससे नेगेटिव चार्ज खींचने वाला बंदा हो। अच्छा, खींचने वाला बंदा मतलब एक माइनस आई करने वाला बंदा हो, और एक पॉजिटिव आयन चाहेगा कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बंदा हो, क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो वांट्स कि भाई समवन शुड ऐड द इलेक्ट्रॉन टू इट, करेक्ट। तो वही चीज यहां पर आपको देखनी है। सबसे पहली चीज आपको नोटबुक में लिख लेनी है दैट नेगेटिव चार्ज इज stabilized by the minus I effect, right? जितना नेगेटिव चार्ज और जितना माइनस आई होगा उतना वो आयन जो है वो स्टेबल होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव चार्ज इज destabilized by माइनस आई इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज को तो कौन चाहिए, उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा चाहिए। अरे चाहिए ना। अब ये खींच रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता जाएगा। व्हाई? बिकॉज उसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड ये नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बंदा आ जाए, ओ तो इसकी तो वाट लग जाएगी दोस्त। सो हेंस ये नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला बनना चाहिए। सो डिस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई एंड स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई, राइट। चलो दूसरे एंड पे आप ये लिख लेंगे दैट अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपका प्लस आई इफेक्ट जो है, सो पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट, एंड दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज इज destabilized by प्लस आई इफेक्ट। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैंने स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है कि गलत लिखा है? इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आई करने वाला जो है वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अरे है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे वो प्लस आई इफेक्ट कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज पे। अब प्लस आई करने पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। वो बोल रहा है हाँ भाई मेरे को तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इंसान चाहिए था। सो पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई, यस ट्रू, परफेक्टली ट्रू। दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर प्लस आई करने वाला जो है वो बंदा आ जाए, सो प्लस आई करने वाला, सो पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट माय डियर फ्रेंड, destabilized by plus I effect. There is a problem in that. What is the problem? Positive charge is destabilized by what, my dear friend? What, my dear friend? यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मैं बोलूंगा positive charge is destabilized by minus I effect. अरे है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज माइनस आई करने वाला बंदा आ गया, डिस्टेबलाइज हो गया। सेम चीज नेगेटिव चार्ज प्लस आई करने वाला बंदा आ गया तो भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो प्रीवियस स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे पीछे जाएं और देखें कि प्रीवियस स्टेटमेंट में सर ने क्या दोनों स्टेटमेंट सही लिखे थे कि नहीं लिखे थे। नहीं लिखे थे तो आप करेक्टेड स्टेटमेंट जो है अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और जरा देखिए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, राइट।
सो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू लिखी है। पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई एंड पॉजिटिव चार्ज इज डीस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई। अगर मैं माइनस आई के रिस्पेक्ट में बोलूं तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई एंड नेगेटिव चार्ज इज डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई। अब जाके स्टेटमेंट को देखिए, मैंने आपको आंसर दे दिया है। चलिए, तो इस स्टेटमेंट्स को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी या इन आयंस की स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो फ्लोरोएसिटेट आयन, क्लोरोएसिटेट आयन एंड ब्रोमोएसिटेट आयन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भैया? फ्लोरीन की है। अब फ्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई करने वाला बंदा होगा वो आपका फ्लोरीन ही होगा, राइट? सो हेंस ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ये उससे कम, ये सबसे कम। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम बी और सबसे कम सी। ऑब्जर्व, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन मैं कंपाउंड्स को नेमिंग दे देता हूं, ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए देखते हैं। सो ये है एसिटेट आयन, ये है इथाइल मिथाइल एसिटेट आयन, राइट? ये एसिटेट आयन होता है, ये दिस इज डाइमिथाइल एसिटेट आयन एंड दिस इज ट्राइमिथाइल एसिटेट आयन। अब जरा ऑब्जर्व करो, ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है भाई? एल्काइल ग्रुप है मेरे बच्चों, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप तो हमारा प्लस आई इफेक्ट करने वाला बंदा होता है। अरे होता है ना, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही क्या देखा था कि माइनस आई करने वाले ग्रुप्स एंड प्लस आई करने वाले ग्रुप्स, उसमें एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो डोनेटिंग होने की वजह से ये प्लस आई, अब प्लस आई है और नेगेटिव चार्ज है भाई, इसको तो खींचने वाला बंदा चाहिए, यहां तो देने वाला बंदा आ गया। सो हेंसफोर्थ ये वाला आयन जो है इन जनरल इनके रिस्पेक्ट में तो कम ही स्टेबल होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई करने वाला आ गया है, राइट? तो अगर मैं बोलूं फ्लोरोएसिटेट आयन एंड मिथाइल एसिड या फ्लोरोएसिटेट आयन एंड एसिटेट आयन, इनको कंपेयर करना है तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? तो भैया फ्लोरो का, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो माइनस आई कर रहा है। बट इन एल्काइल ग्रुप्स के अंदर अगर इंटर कंपैरिजन करना है तो हम पढ़ के आए थे, इफ यू रिमेंबर, दैट टर्शरी ग्रुप जो होता है मिथाइल का वो सबसे ज्यादा प्लस आई करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में आपका मिथाइल था, राइट? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्क्रीन के ऊपर ये पूरा ऑर्डर लिखा है। तो आप पीछे जाके वीडियो में वो भी चीज एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में रिटेन नहीं हुआ है। तो हेंसफोर्थ यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व तो ये है हमारा मिथाइल, ये है हमारा प्राइमरी, ये है हमारा सेकेंडरी और ये है हमारा टर्शरी। तो टर्शरी वाले का प्लस आई सबसे स्ट्रॉन्ग, तो वो नेगेटिव को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो हेंसफोर्थ आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कुछ ऐसे जाएगा जहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि डी वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में जाना है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में बोलूंगा कि ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा बी, फिर होगा सी एंड लास्ट में आएगा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ऑब्जर्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सोचो, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करके इसके ऊपर दिमाग लगाओ। करेक्ट है? आप देखेंगे दिस इज फ्लोरोएसिटेट आयन, दिस इज अगेन मिथाइल एसिटेट और उसके ऊपर फ्लोरो, मतलब हेंसफोर्थ हमारा जो फ्लोरो है वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस बढ़ा रहा है। देखो यहाँ पर 2 कार्बन के डिस्टेंस पे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और हम जानते हैं दैट आपका तीनों के अंदर माइनस आई इफेक्ट ही हो रहा है, लेकिन और इक्वली हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन ही है। But we know that inductive effect diminishes with distance. तो hence सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई यहां हो रहा होगा, फिर उससे कम यहां और सबसे कम यहां हो रहा होगा।
राइट। तो अगर मैं इसको कंपाउंड ए बोलूं, इसको कंपाउंड बी बोलूं और इसको कंपाउंड सी बोलूं, तो आप मेरे को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को ये रिप्लाई करें कि भाई ए बी सी के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा। अगर आपने इतनी से लॉजिक को समझ लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपकी 12th के कम से कम 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने आसान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे देयर इज अ फ्लोरो, देयर इज अ साइनाइड एंड देयर इज अ नाइट्रो। नाउ ऑब्जर्व अगेन, ये तीनों के तीनों माइनस आई करने वाले ग्रुप हैं, ये तीनों के तीनों माइनस आई, लेकिन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमें इनकी रिलेटिव माइनस आई करने वाले स्ट्रेंथ को समझना है। तो अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होते हैं, माइनस आई करने वाले होते हैं, साइनाइड उससे कम और हैलोजेंस सबसे कम में आएंगे इस क्वेश्चन के रिलेटिव में। यस और नो? तो देखो अगर मैं अगेन इसको कंपाउंड नंबर ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, कर तीनों ही माइनस आई रहे हैं, स्टेबलाइज तीनों ही कर रहे हैं, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयंस आई वुड से सी इज द मोस्ट स्टेबल, फिर आएगा आपका बी और सबसे कम स्टेबल आएगा आपका ए। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चलेगा। अब ऑब्जर्व करो, ये थी कि आपको आयंस दिए गए हैं और उसका स्टेबिलिटी पूछा गया है, बट दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर 12th स्टैंडर्ड माय डियर फ्रेंड, कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए बोल दिया जाएगा। अब बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दीज 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, मैं आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर में लेके चलता हूं, जहां हमने आपको बताया हुआ है कि there is acid, bases and salts, जिसमें एसिड और बेस जो है वो 3 तरीके के होते हैं। There are 3 types of acid base: Arrhenius acid base, Bronsted acid base and what my dear friend, Lewis acid base। उसमें से अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद करवाऊं तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में हमने कहानी पढ़ी थी ऑफ समथिंग कॉल्ड एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, और उसी के अंदर हमने आपको बताया है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड हो जाएगा। अच्छा, आइदर वे अराउंड, इफ देयर इज अ बेस ओवर हियर देन आई विल हैव इट्स कॉन्जुगेट एसिड, राइट। और कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिंपल सी स्टोरी है जो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी है, हमने ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी है। जाके फटाफट से वो पेज खोल के एकदम से फटाफट से फटाक से रिवाइज कर डालो, यहीं पे कर डालो, क्योंकि ये रिवाइज करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हेंस यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी खुल के आती है। मैं अगर आपको यहीं पे पूरा 12th का एक 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं तो क्या ही बात हो जाएगी, राइट। मैंने आपको दिया एक वीक एसिड CH3COOH, मुझे अभी भी याद है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इसी एसिड के ऊपर बहुत सारा काम होता है। तो ये जब टूटेगा तो पार्शियली टूटेगा और CH3COO- और H+ देगा, राइट। इसमें से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बनाया था, which was nothing but concentration of CH3COO- into H+ divided by concentration of CH3COOH at equilibrium। अब जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट, देखो ये एसिड है, दिस इज एन एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, जितना ज्यादा ये स्टेबल होता जाएगा मतलब उतना ये डिसोसिएट होने का चांस रखेगा। और इसकी स्टेबिलिटी देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये आयंस की स्टेबिलिटी ही तो देख के आए हैं।
अब वो क्या करेगा, इसको एक स्टेप फर्दर ले जाके आपको एसिड्स दे देगा। देखो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फ्लोरो एसिटेट आयन, क्लोरो एसिटेट आयन एंड ब्रोमो एसिटेट आयन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, राइट? तो यहां पर उसने एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया। दिस इज योर चैप्टर नंबर 12। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का क्वेश्चन होता है एंड इट इज अ गारंटीड क्वेश्चन। सो प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। क्या होगा, जैसे ही अपना H+ लूज करेगा तो पीछे बन जाएगा फ्लोरो एसिडेट आयन, जैसे ये अपना लूज करेगा क्लोरो एसिडेट आयन, जैसे ये लूज करेगा ब्रोमो एसिडेट आयन। एंड आई नो दैट ब्रोमो हैज द लीस्ट माइनस आई इफेक्ट, क्लोरो उससे ज्यादा, फ्लोरो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फ्लोरो एसिडेट आयन। और फ्लोरो एसिडेट आयन अगर सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ है तो माय डियर फ्रेंड, ये जितना स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड। सो हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं बात करूं तो फ्लोरो एसिडिक एसिड, फिर क्लोरो एसिडिक एसिड एंड फिर ब्रोमो एसिडिक एसिड। Don't leave your pens, don't leave your attention on the board, and don't stop writing. Please keep writing. This is very, very important. Small tips and tricks which I'm giving you. Similarly, if I have to talk about in the second question, तो again H+ निकालिए तो ये फ्लोरोएसिटेट, H+ निकालिए डाइफ्लोरोएसिटेट आयन, H+ निकालिए ट्राइफ्लोरोएसिटेट आयन। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि भैया फ्लोरोएसिटेट ज्यादा स्टेबल, डाइफ्लोरोएसिटेट ज्यादा स्टेबल या ट्राइफ्लोरोएसिटेट ज्यादा स्टेबल? सोचिए, जोर लगाइए अपने दिमाग पे। जैसे ही आप लगाएंगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भैया ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल, क्योंकि एक फ्लोरीन है, ये उससे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। हेंस आपका एसिडिक कैरेक्टर का जो रेंज है या एसिडिक कैरेक्टर का, स्ट्रेंथ का, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे आंसर किया जाएगा कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द मोस्ट स्टेबल or the strongest acid, and difluorosilum and fluoroacetic acid सबसे कम। तो विद दिस गुड नोट माय डियर फ्रेंड, हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एक शुरुआत भी की और हमने उसका एक अंत भी किया। Do you see how inductive effect is important in your board examination and how the questions will be asked? अब ये अंत नहीं है क्वेश्चंस का, ये टाइप्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है वो बता दिए। बट देयर आर न्यूमरस सच instances where inductive effect will be utilized. ओके, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिच होता जाएगा हम उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से बात करते जाएंगे। करेक्ट है? चलिए तो फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। ऑलराइट।